बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। एक फ़ैसला कल हमने आपके सामने रखा और आज जो है एक और फ़ैसला आ गया। आजकल लगता है फ़ैसलों का दिन है और हर फ़ैसला जो है वो एक से बढ़ के अहम है, एक से बढ़ के दूसरा जो है वो ज़्यादा अहम हो जाता है। तो आज जो फ़ैसला किया गया वो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एडहॉक जजेस की तैनाती का। इसके ऊपर तफसील से बात करते हैं, इसके अहम नुकात क्या हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। जो कल फ़ैसला हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने वाला, उससे मुताल्लिक आज की जो डेवलपमेंट्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और इसके अलावा इकॉनमी के सब्जेक्ट पर एक ख़बर है जो हमारी मईशत है उसके हवाले से मोडीज़ की, वो भी आपके सामने उसके कुछ नुकात जो है वो रखेंगे। तो आते हैं आज के पहले मौजू की तरफ। आज का जो फ़ैसला हमारे सामने आया, जो ख़बर आई बड़ी, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 एडहॉक जजेस तैनात करने का जो अमल है उसका आगाज़ हो गया और नाम जो हैं वो भी तजवीज़ कर दिए गए चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब की जानिब से, और एक जज साहब जो हैं उनकी जानिब से इनकार भी सामने आ गया, और एक जज साहब जो हैं वो खामोश हैं, और 2 जो हैं उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी है। आपको पहले एडहॉक जजेस का मामला बता दें। आईन पाकिस्तान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस चीज़ की इजाज़त देता है कि बवक्त ज़रूरत एडहॉक जजेस की जो तैनाती है वो की जा सकती है। अब एडहॉक जजेस का जो है वो रिटायर्ड जज साहिबान भी हो सकते हैं और हाई कोर्ट के भी हो सकते हैं। अब रिटायर्ड जज साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड हैं, वो उनकी 3 साल से ज़ायद अरसा उनको ना गुजरा हो, 3 साल के अंदर अंदर अगर उनकी रिटायरमेंट हुई है तो उनको एडहॉक जज तैनात किया जा सकता है। तो अब इस वक्त इसके 2 इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिनके ऊपर बहस हो रही है। एक सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त जो इसकी टाइमिंग है, उसके ऊपर मैं इस पर बात करूँगा, और जो दूसरा इसका जाविया है वो है जो रीज़निंग है कि ये एडहॉक जज क्यों लगाए जा रहे हैं। उसकी वजह है पेंडेंसी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं उनकी तादाद इस वक्त 57,000 से तजावुज़ कर गई है। 57,000 मुकदमात जो ज़ेर इल्तवा हैं जिनकी बारी नहीं आती। उसकी वजूहात हैं अपनी, यानी कि बिलखुसूस जब भी पॉलिटिकल नेचर के केसेस जो हैं वो अदालतों में जाते हैं, उसमें अदालतों का बहुत ज़्यादा वक्त जो है वो लग जाता है, और जिसकी वजह से ये पेंडेंसी का जो वॉल्यूम है वो मुसलसल बढ़ रहा है। तो जो उधर वहाँ पर कहा गया, यानी रीज़न दी गई वो है कि पेंडेंसी की वजह से 4 इजाफी जजेस जो हैं एडहॉक जजेस उनको तैनात करने का यानी कि अमल जो है वो शुरू हो गया, और उसके लिए इसका जो हतमी फ़ैसला होता है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में होता है, और उसका इजलास 19 जुलाई के लिए तलब कर लिया गया है। अब आते मैंने 2 आपको चीज़ें बताई थी, एक तो पेंडेंसी वाला मामला और एक आ गया आपका कि इसकी टाइमिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। अगर इस वक्त आप देखें, जिस वक्त ये अमल आगाज़ हो रहा है, जिस वक्त इसका, इससे पहले कल के दिन एक फ़ैसला आया और फिर जुम्मे को एक फ़ैसला आया। ये एक तनाजुर है सारी चीज़ों का, यानी आप इसको कह सकते हैं चेस बोर्ड के ऊपर जैसे एक चाल चली जाती है तो फिर दूसरी चाल चली जाती है। तो ये एक पूरी सूरत हाल जो है उसको अगर इकट्ठा देखें तो फिर समझ आता है, आइसोलेटेड समझ नहीं आता। जो जुम्मे को फ़ैसला आया वो था मखसूस नशिस्तों का, और जो हुकूमत है वो उसके लिए इंतहाई ज़रूरी हैं क्योंकि 2 तिहाई अक्सरियत खड़ी हुई है। मैंने आपको अवलीन दिनों में कहा था जब इसका आगाज़ हुआ था मखसूस नशिस्तों का कि जज साहिबान, मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो है वो भी इसमें फ़रीक हैं किसी न किसी तौर पे। अब इस वक्त मैंने बात की टाइमिंग की। इसके ऊपर जो एतराज़ आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो ये है कि वो जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है उसको किसी तरीके से यानी कि ओवरटर्न करने के लिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिलें, ये एक कदम उठाया जा रहा है। तो वो उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इस टाइमिंग के लिहाज से। दूसरा जो नुकता है वो ये कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब, अब उनकी रिटायरमेंट को बड़ा कम अरसा बचा है, 25 अक्टूबर उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है। इस वक्त जो है वो गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। छुट्टियों के बाद उनके पास जो अरसा बचेगा वो होगा कम व बेश कोई 2 महीने का। अब अगर उनको इतना ही एहसास था इस चीज़ का, इस पेंडेंसी का, तो ये वाला काम तो उनको बतौर चीफ जस्टिस यानी जब वो बने थे उस वक्त इसका आगाज़ करना चाहिए था, और जबकि उनकी इनिंग्स का इख्तिताम आ रहा है तो वो उस वक्त इस अमल को जो है वो शुरू कर रहे हैं। इसमें तहरीक इंसाफ जो बदनीयती देख रही है, जो तहरीक इंसाफ की यानी अगर नज़र से देखा जाए तो उनका मौक़िफ़ ये है कि इसमें मेलाफाइडी ये है कि किसी न किसी तरीके से वो हुकूमत को 2 तिहाई अक्सरियत देकर अपनी एक्सटेंशन सिक्योर करना चाहते हैं। तो ये उनका इल्ज़ाम है। ये भी अगेन टाइमिंग वाला मामला। अब जो कल आया फ़ैसला, कल का फ़ैसला क्या था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हुकूमत पाबंदी लगाने जा रही है, और फिर आर्टिकल 6 की कार्रवाई का भी उन्होंने कल यह ऐलान किया। अब अगर पाबंदी लगती है तो वो है 2 स्टेप्स में। वफाकी काबीना मंजूरी देगी, उसके बाद रेफरेंस तैयार होगा, और वो रेफरेंस फिर कहाँ जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, यानी फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। अब मैंने दोबारा अर्ज कर दूं, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। वापस आ जाए एक नुक्ते के ऊपर, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर काजी फाइज़ ईसा साहब जो हैं वो माइनॉरिटी में हैं। अगर आप इसी मखसूस नशिस्तों के केस की कार्रवाई को देखें तो काजी साहब का जो नुक्ता नज़र कार्रवाई के दौरान था, फैसले में उसके बरक्स था।
इसका मतलब ये हुआ कि काजी साहब मेजॉरिटी को अपने नुक्ते पे कायल नहीं कर पाए, लिहाजा मजबूरन उनको फिर दूसरों के नुक्ते पे कायल होना पड़ा और वो अब आ गए हैं माइनॉरिटी में। अब अगर ये जज साहिबान आ जाते हैं 4, तो उनके लिए एक उम्मीद की किरण पैदा हो जाती है कि मुमकिन है वो माइनॉरिटी से निकल के मेजॉरिटी में आ जाएं, यानी वोट जो है बढ़ जाए उनका। इस वक्त जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट है, 17 जज साहिबान होते हैं, मौजूद 17 जज साहिबान मौजूद हैं इस वक्त, और अब जो 4 इजाफी अगर वो आते हैं तो फिर तादाद बन जाएगी 21, और फिर जब भी फुल कोर्ट होगा, फुल कोर्ट का मतलब होगा फिर 21 जज साहिबान, यानी फुल कोर्ट में वो बैठ सकते हैं। और जो एडहॉक जज आएंगे, इससे कबल आज तक तारीख में 1955 से लेके आज तक मजमूई तौर पे 22 एडहॉक जजेस जो हैं वो तैनात किए गए सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ औकात में। और एक चीज़ यानी मुख्तलिफ है कि इससे कबल 1 साल के लिए या 2 साल के लिए होते थे मैक्सिमम। अब जो तजवीज़ किया जा रहा है वो है 3 साल के लिए। उसकी अपनी अहमियत है। उसकी अहमियत क्यों है? अब ये काजी फायज़ ईसा साहब अगर जाते हैं, फ़र्ज़ कीजिए वो रिटायर हो जाते हैं अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट पे, जो कि एक्चुअली होना चाहिए, उसके बाद जज बनेंगे चीफ जस्टिस जनाब मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बनेंगे, और उनका टेन्योर जो है कम अज़ कम वो होगा 3 साल के लगभग उनका टेन्योर है। तो इसको भी कहा जा रहा है कि इस केस के अंदर, आपको याद होगा मैंने यहाँ इस फोरम से आपसे गुजारिश की थी, समाअत के दौरान मखसूस नस्लों वाले केस में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही वो जज थे जिनके ये अल्फाज थे कि अगर ये इस्टेब्लिश हो गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो तशरीह थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वो गलत थी, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे जो आज़ाद, उनको जो 3 दिन का वक्त दिया जाता है किसी पार्टी में शामिल होने के लिए आज़ाद अरकान को, वो वहीं से दोबारा शुरू होगा। तो फिर आप फैसला देख लें, फैसला वही हुआ और तहरीक इंसाफ को टाइम दे दिया गया है, पाबंद बना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन को टाइम फ्रेम और डेडलाइंस दी गई हैं कि इन मराइल को इतने इतने दिन में मुकम्मल करके इनके जो बाकी अरकान हैं 41, उनका मामला सेटल किया जाए और वो जिस पार्टी में जाना चाहें उनको जाने। यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, जो उनका नुक्ता नज़र था वो वहाँ पे प्रिवेल किया इस मखसूस नशिस्तों के केस की जजमेंट में। अब ये भी कोई एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि काजी फायज़ साहब जाते जाते उनसे ये बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो फिर मेजॉरिटी उनके पास होगी। अब वो एक ऐसे 3 या 4 जजेस उनको तोहफे के तौर पे दे के जाना चाहते हैं जो कि आगे फिर 3 साल के लिए रहेंगे, तो उनका टेन्योर भी 3 साल का है। तो ये बहुत सारी यानी इसमें चीज़ें हैं जो अपनी जगह मौजूद हैं। अब देखना ये होगा कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन जजेस की मंजूरी देता है या नहीं देता, बल्कि तहरीक इंसाफ तो इस हद तक जा रही है, उनका ये नुक्ता नज़र है, क्योंकि अब बेंचेस की जो तश्कील है वो तो देती है 3 रुकनी कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, और अब काजी फायज़ साहब अकेले तो कुछ कर नहीं सकते। यानी कि अगर 2 जजेस, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं और इसके बाद जस्टिस मुनीब हैं, अगर वो यानी इस बात पे मुत्तफिक हों कि फ़लाँ जज जो है वो नहीं होना चाहिए इस बेंच में, इनकी मेजॉरिटी बन जाएगी, काजी साहब कुछ नहीं कर सकते। तो लिहाजा अब ये तहरीक इंसाफ का ये भी नुक्ता है, वो कहते हैं कि जनाब ये हुकूमत से बिल्कुल तवक्को की जा सकती है कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को ही ख़त्म कर दे और फिर वापस इख्तियार दे दे चीफ जस्टिस को कि बेंचेस वो खुद तश्कील दें। यानी इस हद तक वो शाकी है तहरीक इंसाफ। लेकिन उनका ये वाला जो नुक्ता है कि मखसूस नशिस्तों के केस में उनके साथ कोई हेर फेर करके उसको फैसले को तब्दील किया जाएगा, तो उसमें जो लीगल माइंड्स हैं उनका ये नुक्ता नज़र है कि जो फैसला हो गया है 13 रुकनी बेंच ने किया, उसके ऊपर सिर्फ नज़र सानी दायर हो सकती है जो कि हो चुकी है, और उस नज़र सानी को वही बेंच सुन सकता है जिसने उस मुकदमे का फैसला किया। तो लिहाजा इसके अंदर वो जो 4 जज साहिबान हैं उनका आना खारिज अज़ इम्कान है कि वो इसमें बैठ सकें। बहरहाल तहरीक इंसाफ जो है उसके बड़े सख्त खदशात हैं। वो कहते हैं कि हम एडवोकेज़म के ख़िलाफ़ हैं और हम इसको कतई तौर पे हमें ये मंजूर नहीं है। तो ये एक नया कट्टा जो है वो खुल गया। अब आते हैं पाबंदी वाले इशू के ऊपर, और एक नुक्ता ये भी है, मैंने शायद गुजारिश की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये भी खदशा है कि कल जब ये हुकूमत रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी पाबंदी का, तो उस वक्त अगर ये जज साहिबान मौजूद होंगे और यही उस बेंच में आ जाएं, तो फिर काजी फायज़ साहब जो हैं उनको मेजॉरिटी मिल जाएगी। हो सकता है वो 3 रुकनी बेंच बन जाए, वो 5 रुकनी बेंच बन जाए, वो 7 रुकनी बेंच बन जाए। अगर उसमें ये 4 जज साहिबान अगर एडहॉक जजेस लग जाते हैं तो ये अभी खदशात की बात हो रही है, क्योंकि अभी सूरत हाल सामने आई है। तो ये इसके वो मुताद्दिद पहलू हैं जो एडहॉक जजेस के हवाले से इस वक्त ज़ेर बहस हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसके ऊपर नाला है। कल का जो फैसला था पाबंदी का, उसके ऊपर नून लीग जो है वो तो बगलें बजा रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और जो फैसला आया जुम्मे को, उस पर काजी साहब और यानी कि हुकूमत वो जो है वो मतलब कि आप कह सकते हैं किसी हद तक यानी खुश नहीं थे। हुकूमत तो कतई तौर पे खुश नहीं है, और काजी फायज़ साहब को मजबूरन
यानी अपनी सूरत हाल को देखते मद्देनज़र रखते हुए अपना नुक्ता नज़र बदलना पड़ा। तो वो वहाँ पे खुश नहीं थे। जो कल का फैसला आया उसके पेश नज़र आज एक नया यानी सूरत हाल पैदा हो गई एडहॉक जजेस लाने की, क्योंकि बिलाखिर अगर ये फैसला हुकूमत करती है इनको भेजने का तो जाएगा तो वो फिर जजेस के पास, और जो मौजूदा जज साहिबान हैं उनका माइंड तो हुकूमत को बड़ा वाज़ेह तौर पे नज़र आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि दरख्वास्त गुजार ही नहीं थी उनको हुकूमत ने इंसाफ दे दिया, जिसको नून लीग कह रही है कि उनकी दहलीज पे जाके इंसाफ दे दिया जो इंसाफ के मुतकाज़ी ही नहीं थे। तो इधर से तो उनको यानी कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी। तो इस मूव को एडहॉक जजेस वाली इस तनाजुर के अंदर भी देखा जा रहा है कि अगर अगला फैसला जो हुकूमत करेगी रेफरेंस भेजने का तो फिर इन्हीं जजेस ने डिसाइड करना है, तो वो तो नविश्ता दीवार है। तो फिर इसलिए शायद नए जजेस से उनको कोई तवक्कुआत वाबस्ता हो सकती हैं। बहरहाल ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, वो आपके गोश्त गुजार कर दी। पाबंदी का फैसला, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत ने कल जल्दबाजी में ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस बात का भी मरी का इजलास था, आपको मैंने खबर बताई थी, नवाज शरीफ की सरबराही में इनकी जो मरकज़ी लीडरशिप है उसका इजलास था और उसको फिर मुलतवी कर दिया गया। और मुलतवी करने का मकसद ये बाद में जो पता चला वो ये था कि वो बेसिकली इसी चीज़ पे मशावरत करनी थी, जो फैसला आया मखसूस नशिस्तों का उसको यानी कट टू साइज़ करके जो ऊपर के 3 लोग हैं, नवाज शरीफ साहब हो गए, मरीम साहिबा हो गई और शहबाज शरीफ साहब, यानी कि ओनली शरीफ फैमिली, तो उन्होंने ये मशवरा किया, फैसला हो गया और फैसले के बाद उसका कल अनाउंसमेंट हो गई, जो खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को बहुत सारों को पता ही नहीं था। उनको जब पता चला, जिसको नी जर्क रिएक्शन कहा जाता है, तो कुछ ने तो कहा जी वो वफाकी वजीर साहब ही बता सकते हैं, और कुछ ने कहा जी अभी इसके ऊपर मुशावरत होना बाकी है। इसहाक डार साहब आज बोले और इसहाक डार साहब ने ये कहा, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो, उन्होंने कहा जी इसके ऊपर अभी मुशावरत होगी मजीद और फिर ये काबीना में डिस्कस होगा, इसके अलावा जो हमारी इत्तेहादी हैं उनके साथ इसके ऊपर बात होगी, उनको राज़ी किया जाएगा और उसके बाद ये फैसला होगा। अभी सिर्फ अनाउंसमेंट है, फैसला नहीं है। यही बात ख्वाजा आसिफ साहब ने की, उन्होंने कहा जी इसके ऊपर हमारी काबीना में भी मीटिंग में बात होगी और फिर उसके अलावा जो हमारी इत्तेहादी हैं पार्लियामान के अंदर उनके साथ भी बातचीत होगी, उसके बाद फिर ये फैसला होगा। सो इसका मतलब ये है, मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि शायद रिकॉन्सिडर कर रही है नून लीग अपने इस फैसले को, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब का तो इस पर कोई नुक्ता नज़र नहीं आया। मुतज़ाद जो आरा हैं पीपल्स पार्टी की वो अलबत्ता सामने आ रही हैं। ANP उसके ऊपर बिल्कुल एतराज़ कर चुकी, जमात इस्लामी एतराज़ कर चुकी, मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से एतराज़ आ चुका। तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इस फैसले को अच्छी नज़र से नहीं देख रहे। अगर इसको हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो ये कभी भी कारगर साबित नहीं हुआ। मैंने कल भी गुजारिश की थी, पाबंदी लगाने का मामला जो है वो कभी कारगर साबित नहीं हुआ। माजी में लगा चुके, नाम तब्दील करके आना होता है, आ जाते हैं, काम मामला चलते रहते हैं। नेशनल अवामी पार्टी थी, अवामी नेशनल पार्टी बन गई, आज तक कायम उदायम है। मैंने कल अवामी लीग का बता दिया था आपको, वो जो सूरत हाल बनी। खैर ये कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं है, गुस्सा जो है वो नुमाया है नून लीग की तरफ से। तो बहरहाल देखते हैं इसके ऊपर मजीद क्या सोच विचार होती है, नवाज शरीफ साहब क्या गो हेड देते हैं उनको ये, यानी अब इस सूरत अनाउंसमेंट के बाद जो कुछ माहौल बना उसके बाद क्या वो मजीद गो हेड देंगे कि कैबिनेट के अंदर सारा कुछ डिस्कस करें। अलबत्ता नून लीग के जो लोग हैं, जो इनके ज़ुमा हैं बड़े, वो इस बात पे बड़े कॉन्फिडेंट हैं। ये बात सबसे सुनने में आ रही है, वो चाहे जावेद लतीफ़ हों, ख्वाजा आसिफ साहब हों या दीगर रहनुमा हों, बिलखुसूस राना सनाउल्लाह साहब, उनका ये मौक़िफ़ है कि ये हमारे पास जो सबूत हैं वो नाकाबिल तरदीद हैं, और जब ये सबूत रखे जाएंगे उनकी बुनियाद पर जब रेफरेंस भेजा जाएगा तो उनको ये यकीन है कि इस पर पाबंदी लग जाएगी। तो बहरहाल उनका कॉन्फिडेंस अपनी जगह पे है। इसके बाद आगे अदालती महाज, यानी वो तो इनके लिए बड़ा सख्त बना हुआ है चैलेंज। इसी के ऊपर आज ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को तहलील करने वालों के खिलाफ लाजमी कार्रवाई होनी चाहिए, और मेरे ऊपर अगर आर्टिकल 6 लग सकता है तो किसी और पर क्यों नहीं। अगली बात उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो अदलिया को मुखातिब करके है, नजरिए ज़रूरत ईजाद करने वालों पर आर्टिकल 6 लगाएं। यानी कि यही ख्वाजा साहब ने कहा था कि जिन लोगों ने इंसाफ का तकाजा ही नहीं किया उनको उनकी दहलीज के ऊपर इंसाफ दिया जा रहा है। तो नजरिए ज़रूरत से मुराद ये है कि जिन्होंने तकाजा भी नहीं किया आपने उनको ऐसा दे दिया, तो उन पर भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आगे कहा कि अदालतों का एहतराम करता हूँ, लेकिन अदालतों को भी चाहिए वो अपना एहतराम कराएं और सियासतदानों को इतना कमज़ोर ना समझें। हुकूमत जो है वो पर तोल रही है, बहुत सारे मामला जो हैं वो चल रहे हैं। अमरीका की तरफ से भी एक तशवीश का इजहार किया गया है, उनके दफ्तर खारजा के तर्जुमान हैं, आज उनका बयान आया, मतलब सवाल उनसे किया गया। उन्होंने कहा जी सियासी जमात पर पाबंदी के हुकूमती बयानात देखे हैं, ऐसा महसूस होता है कि ये सियासी पेचीदा अमल का आगाज़ किया जा रहा है, यानी कि कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो इससे मजीद बढ़ेंगी, और ताहम इस अंदरूनी अमल और फैसलों पर अमरीका नज़र रखेगा। ये उनका मौक़िफ़ था। मैंने आपको इकॉनमी के बारे में कहा था, मोडीज़ जो है वो आलमी रेटिंग एजेंसी है, मईशत जो है उनकी वो रेटिंग करती है। तो हमारे बारे में उनकी जो रिपोर्ट आई उसमें एक मस्बत पहलू है और मनफी पहलू है। मस्बत पहलू ये है कि उन्होंने कहा अपनी रिपोर्ट में, मोडीज़ ने कहा पाकिस्तान के बारे में
कि नए IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। मतलब ये है कि आपका IMF के साथ अगर प्रोग्राम हो जाता है, यानी कि मेन स्विच ऑन हो गया, तो बाकी सारी बिजली आपकी आना शुरू हो जाएगी, बल्ब, पंखे, फ्रिज, सारा कुछ चलेगा। मतलब ये है कि अगर IMF ओके कर देता है तो फिर आपको वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या दीगर ममालिक हो, वो उनके लिए ग्रीन सिग्नल होता है कि वो इनको पैसे दे सकते हैं, क्योंकि आपको ये टेस्ट पास करना पड़ता है IMF वाला। अगर वो पास हो गया तो आपके लिए वो आसानी हो जाएगी। अब जो आ गई मनफी बात है, उन्होंने ये लिखा अपनी रिपोर्ट में, पाकिस्तान में महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है, यानी लोगों के अंदर एक उबाल जो है इस वक्त कैफियत वो तो पैदा हुई भी है, उसके बढ़ने का खदशा है। और आगे कहा ज़्यादा टैक्सों और तवानाई की निर्खों में मुस्तकबिल की एडजस्टमेंट इस्लाहात पर दबाव डाल सकती है। यानी आप ये जो काम कर रहे हैं महंगाई वाले, आपका जो इस्लाहात का एजेंडा है जिसको आपने नाफिज कर रहे हैं, ये इसमें खलल आ सकता है। अगली बात सबसे अहम तरीन है, वो कहते हैं मुश्किल इस्लाहात को मुसलसल नाफिज करने का मजबूत इंतखाबी मैंडेट ना होना खतरात पैदा कर सकता है। इशारा है कमज़ोर हुकूमत के ऊपर। अगर एक कमज़ोर हुकूमत इस इस्लाहात के एजेंडे को नाफिज करेगी, जो भी हो कमज़ोर हुकूमत, तो वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यानी कि हमारी हुकूमतें जो है उनका भरोसा नहीं होता। ये एक हार्श रियलिटी है हमारी कि कोई पता नहीं होता, जो आज वज़ीर आज़म है कल वो वज़ीर आज़म के घर हाउस में होगा या वो जेल में होगा, इसका किसी को कोई पता नहीं होता। तारीख भी यही बताती है। बहरहाल आज की ये कुछ गुजारिशात थी। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।